नमस्कार दोस्तों, आपका ग्लोबल इंडिया ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो क्लास रहेगी ये संविधान से रिलेटेड रहेगी, पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी, संविधान, संविधान से रिलेटेड। अच्छा, संविधान की जब हम बात करते हैं यानी कि संविधान क्या होता है, तो संविधान को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का जो तरीका होता है वो संविधान कहलाता है। यानी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस जो यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संविधान बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अब संविधान को जब हम आगे बढ़ेंगे तो संविधान कैसे चलता है, संविधान कैसे चलता है, या हम इसी को एक नाम और देते थे, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। अच्छा जी, एक तो होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक होता है विधानमंडल, विधानमंडल, और एक होती है न्यायपालिका। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारी कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। अच्छा, जो कार्यपालिका होती है इसको भी हम जो है दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो होती है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, और जो दूसरी होती है वो होती है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पर जो कार्यपालिका के दो हो जाएंगे, और विधानमंडल में जहाँ पर जो कानून पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल। अच्छा, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है तुम्हारा संघ का विधानमंडल। कौन सा, संघ का विधानमंडल, संघ का विधानमंडल। और जो दूसरा होता है वो होता है राज्य का विधानमंडल, क्योंकि भैया कानून तो राज्य में भी पास होंगे और सेंटर में भी पास होंगे, तो संघ का विधानमंडल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जुडिशरी की, जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी के भी जो है दो पार्ट हैं, इसको भी हम एक तो पढ़ेंगे तुम्हारा न्यायपालिका में। एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1774 में। कब की गई थी, 1774 में, 1774 में, 1774 में की गई थी। और ये की गई थी तुम्हारी 1773 के, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई थी। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट हैं न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में स्थापना की गई थी, और एक की गई थी किसकी सिफारिश पर, यह की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तर्ज पर। अच्छा जी, इसमें दूसरा जो पढ़ेंगे वो होते हैं कौन सी, दूसरे होते हैं हमारे उच्च न्यायालय। कौन से, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और
उच्च न्यायालय। अब ये तो हो गया कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये की गई थी। और उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं तो फिलहाल में हमारे उच्च न्यायालय, टोटल जो उच्च न्यायालय हैं ये है 25। कितने हैं? 25। अच्छा जी, अब इनके गठन की बात करते हैं तो पहले तीन जो हाई कोर्ट कौन कौन से रहे थे, तो जो पहले तीन की हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स में, पहला, तीसरा, तो पहला था कलकत्ता, कलकत्ता। दूसरा था बंबई और तीसरा था मद्रास। पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। अब इनकी जो डेट थी, जो पहले वाला था इसकी स्थापना हुई थी कौन से वाले की? कलकत्ता वाले की हुई थी 2 जुलाई, 2 जुलाई 1862। अच्छा, खास बात यह है कि सन तीनों के सेम रहेंगे, बस डेट बदलेंगी। ये थी तुम्हारी 2 जुलाई, 2 जुलाई, 2 जुलाई, 2 जुलाई 1862। बंबई वाले की जो हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1862 को। और मद्रास वाले की जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1862 की। टोटल कितने? 25 हैं। पहले तीन कौन से? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। डेट्स 2 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त को। अच्छा जी, अब इसमें कितना पढ़ा है? एक संविधान बता दिए। संविधान को कैसे कैसे चलाया जाएगा? कार्यपालिका रहेगा, एक विधानमंडल रहेगा और एक न्यायपालिका रहेगी। न्यायपालिका को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो आती है इसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और दूसरे हैं वो तुम्हारे कौन से? उच्च न्यायालय। टोटल कितने? 25 है। 25 में पहले तीन कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। डेट कितनी है इनकी? 2 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त। सेम, और जो है डेट इनकी सेम रहेगी 1862 में। अच्छा जी, अब संघ की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघ का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, इससे आगे आओ। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय टोटल कितने? 25। टोटल कितने? 25। पहले तीन वो बता दिए। और इनके नीचे जो आते हैं, उच्च न्यायालय के नीचे जो आते हैं वो आते हैं तुम्हारे कौन से? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय। अच्छा जी, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय। और इससे नीचे जो आते हैं वो आते हैं तुम्हारे, इसमें एक तो होते हैं सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं तुम्हारे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। और जो तीसरे होते हैं ये होते हैं रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। इन दोनों को बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। इन दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। इनको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं फौजदारी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट। इनको कौन से बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिविल कोर्ट, दीवानी कोर्ट, दीवानी कोर्ट, दीवानी कोर्ट।
अच्छा, जो दीवानी कोर्ट में जो मैटर जाते हैं, दीवानी कोर्ट में, अच्छा इसमें जो मैटर जाते हैं वो व्यक्तिगत संपत्ति से रिलेटेड जाते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति से रिलेटेड, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड मामले, संपत्ति से रिलेटेड मामले कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं तुम्हारे दीवानी कोर्ट में। अब फौजदारी कोर्ट में कौन से जाते हैं भाई, मान लो किसी की संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है और पहला अगर लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नहीं हुआ है तो वो जाएगा कहाँ, सिविल कोर्ट में। अगर दोनों पार्टियों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, मारपीट हो गई है, तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो जाएगा तो फिर बार कहाँ, फौजदारी कोर्ट में। तो क्रिमिनल कोर्ट में जो मैटर जाएंगे ये जाएंगे तुम्हारे मारपीट से रिलेटेड, मार पीट से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड भाई। सिविल कोर्ट हो जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट हो जाएंगे और रेवेन्यू कोर्ट हो जाएंगे। इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैक्स कोर्ट, टैक्स कोर्ट, कर न्यायालय, कर न्यायालय। कर से रिलेटेड कोई मामला है तो ये यहाँ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं, किसी भी देश को बनाने के लिए, किसी भी देश को बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। देश को बनाने के लिए अगर हम किसी देश का निर्माण करते हैं तो देश को बनाने के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक, अच्छा जी, पहली तो रहेगी इसमें भूमि, क्या रहेगी, भूमि, क्योंकि भैया लैंड जरूर चाहिए कि पहले तो किसी देश को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसमें भूमि, क्या चाहिए, भूमि, जिसको क्या बोलते हैं, भूमि। दूसरा, दूसरा चाहिए इसमें जनसंख्या, क्या चाहिए, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तीसरा, तीसरी चाहिए सरकार, भाई सरकार भी जरूर चाहिए, कैसे काम चलेगा, अगर सरकार नहीं होगी तो जो है कानून नहीं रहेगा, इसलिए तीसरी चीज क्या, सरकार, पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या। चौथी चाहिए संप्रभुता, 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 इसको बोलते हैं सोवरनीति, सोवरनीति। संप्रभुता होती है किसी भी, संप्रभुता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि संप्रभुता होती है अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में आजाद, अपने आप में, अपने आप में या अपने देश में, अपने, अपने देश में फैसले खुद लेना, फैसले खुद लेना। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी के कोई दबाव में देश ना काम करे, दबाव में कोई देश ना काम करे, या और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, और देश किसी दूसरे देश के दबाव में काम ना करे। जैसे मैं अपने आप बोल सकता हूँ कि भाई मैं खुद अपने आप में क्या हूँ, संप्रभु हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। जो अपने फैसले जो खुद ले सकता है और वही क्या कहलाएगा, वही संप्रभु कहलाएगा। संप्रभु देश मान सकते हैं और अपने आप से लेंगे तो मैं क्या हूँ, अपने आप में संप्रभु हूँ, जो अपने फैसले अपने आप ले सके। अब जो भारत की जब बात करते थे, जब आजादी से पहले, जब आजाद नहीं हुआ था तो भारत को क्या नहीं थी, भारत के पास भाई भूमि भी थी, जनसंख्या भी थी, क्या थी, और भैया जो है सरकार, अगर अगर जो है आजाद होता तो सरकार भी बना लेती, लेकिन भारत के पास में क्या नहीं, संप्रभु नहीं, संप्रभु था
नहीं थी, सोबरनेती नहीं थी। तो भारत के पास इस चीज की क्या थी, कमी थी। अच्छा जी, एक और बात करें, अगर भारत अब संप्रभु राज्य है, अब के हिसाब से देखा जाए तो, उस टाइम तो नहीं था। अच्छा, दूसरा, अगर अब के हिसाब से देखा जाए तो भारत की छोटी इकाई, जिनको क्या बोलते हैं, राज्य, क्या बोलते हैं इनको, राज्य, राज्य अपने आप में, अपने आप में संप्रभु नहीं है, संप्रभु नहीं है, संप्रभु नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, एक आर्टिकल से समझो। आर्टिकल है तुम्हारा आर्टिकल 365। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 300, आर्टिकल 265। अच्छा, आर्टिकल 265 क्या कहता है, आर्टिकल 265 ये कहता है कि केंद्र सरकार अगर किसी राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश देती है, और अगर राज्य सरकार उस दिशा निर्देश को नहीं मानती है केंद्र वाले को, तो केंद्र राज्य की सारी शक्ति छीन लेता है। तो इस हिसाब से अगर केंद्र राज्य की शक्ति छीन सकता है, तो केंद्र क्या है, अपने आप में पावरफुल है, केंद्र क्या अपने आप में पावरफुल है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें ऐसे लिखो कि केंद्र के द्वारा किसी भी राज्य को, केंद्र के द्वारा किसी भी राज्य को दिए गए दिशा निर्देश, डायरेक्शन बोल सकते हैं आप, दिए गए दिशा निर्देश को राज्य नहीं मानता है, तो केंद्र राज्य की सारी शक्ति छीन लेता है। तो केंद्र राज्य की सारी शक्ति छीन लेता है। अब ये बताओ, जो मैंने बताया था कि कोई भी राज्य अपने आप में संप्रभु नहीं है, मतलब अपने आप में कोई फैसले नहीं ले सकता, तो ये उसी का एग्जाम्पल है आर्टिकल 265, कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को दिशा निर्देश देती है, और अगर राज्य सरकार उस दिशा निर्देश को नहीं मानती है, तो केंद्र राज्य की सारी शक्ति छीन लेता है, और वहां पर क्या लगा देती है, कोई राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक आर्टिकल की और बात करते हैं, आर्टिकल पहले बात करेंगे, उससे पहले संविधान की मांग, संविधान की मांग कैसे हुई थी, क्योंकि भारत तो जो था क्या था, ब्रिटेन के गुलाम था।
और जब ब्रिटेन की गुलाम था तो सबसे पहले संविधान की मांग कैसे कैसे हुई और किस किस ने संविधान की मांग की? तो भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि भारत में संविधान के लिए सबसे पहले मांग महात्मा गांधी जी ने 1922 में स्वराज के प्रस्ताव से की थी। तो संविधान की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने स्वराज के प्रस्ताव से स्वराज के प्रस्ताव से 1922 में की थी। फिर किसने की थी इसके बाद? इसके बाद की थी 1923 में स्वराज पार्टी ने। फिर किसने की थी? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद किसने की थी? 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत के लिए संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी, लेकिन उसके विकल्प में जो महात्मा गांधी का 1922 वाला ऑप्शन नहीं था। तो क्वेश्चन ये था कि भारत के लिए संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? भारत के लिए संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? सबसे पहले किसने की? किसने की? तो ऑप्शन में विकल्प में जो है बाल गंगाधर तिलक रख रखा था 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। एक ऑप्शन ये दे रखा था, कुछ टाइम पर ये नहीं दे रखा था। तो दोनों ही बात याद रखना कि अगर ऑप्शन के हिसाब से जो ठीक बैठ जाए वो है। तो भारत के लिए संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? या तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, अगर ये ना रहे तो 1922 में या स्वराज के प्रस्ताव से महात्मा गांधी ने की थी। ये भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में ये बात बताई थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गए भैया संविधान के जो मांग कैसे कैसे हुई थी। और इसके बाद 1940 में 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, हिस्ट्री से रिलेटेड अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिंथेनगो। लॉर्ड लिंथेनगो। जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था? अगस्त प्रस्ताव के आने का कारण ये था कि जो सेकंड वाला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकंड वाले वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन को सैनिकों की आवश्यकता पड़ी थी। जब ब्रिटेन को सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो उसने भारत के सामने ये विकल्प रखा था अगस्त प्रस्ताव के थ्रू कि अगर भारतीय सेना हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ देगी तो हम भारत को अधिराज्य का दर्जा दे देंगे, यानी कि डोमिनियन स्टेट का।
तो एक बात तो ये हो गई, क्या विकल्प रखा था अगस्त प्रस्ताव ने? पहला, अगर भारतीय अगर भारतीय सेना या लोग ब्रिटेन के साथ देंगे, ब्रिटेन का साथ देगा, तो भारतीयों को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। अधिराज्य का दर्जा, इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि अंग्रेज बने रहेंगे और उनके नियंत्रण में भारतीयों को जो है शासन दे दिया जाएगा। अंग्रेज बने रहेंगे और भारतीय लोगों को शासन दे दिया जाएगा, ये होता है डोमिनियन स्टेट। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये था अगस्त प्रस्ताव में कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा, एक तो अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, प्लस वॉयसराय की, दूसरा ये था कि वॉयसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई जाएगी। ये रखे थे प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के थ्रू कि अगर ब्रिटेन का साथ भारत देगा सेकेंड वाले वर्ल्ड वॉर में, तो जो भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा डोमिनियन स्टेट का। दूसरा ये था कि जो वॉयसराय की कार्यकारिणी थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये कहा था अगस्त प्रस्ताव के थ्रू। दूसरा, इसके बाद आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये जस्ट उसके बाद लाया गया था जब भारत ने मना कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? अच्छा, इस टाइम पर वॉयसराय कौन था? तो सेम ही रहेगा, 2 साल का फर्क है। तो लॉर्ड लिंथिनगो। कौन थे? लॉर्ड लिंथिनगो। शर्त क्या रखी थी ब्रिटेन ने? शर्त ये थी, पहली शर्त तो ये थी, पहली शर्त, अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा, ब्रिटेन का साथ देगा, तो भारत को संघ का दर्जा दिया जाएगा। संघ का दर्जा दिया जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो वॉयसराय की कार्यकारिणी थी, अगस्त प्रस्ताव में भी ये बात बोली गई थी, वॉयसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
तीसरा ये था, ये कहा था कि भारत के लिए भविष्य में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसके थ्रू भी महात्मा गांधी जी ने या भारतीयों ने मना कर दिया था कि भाई हम जो है क्रिप्स मिशन के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का साथ नहीं देंगे। तो अगस्त प्रस्ताव के थ्रू मना कर दिया था। 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, ये थे लॉर्ड क्रिप्स। लॉर्ड क्रिप्स भैया 40 का अगस्त प्रस्ताव हो गया, 1942 का जो क्रिप्स मिशन हो गया था। अब इसके बाद 1946 में 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। अच्छा, एक तो इसके सदस्य पूछ जाते हैं कि कैबिनेट मिशन में जो है कौन कौन से सदस्य रहे थे। तो इसके जो सदस्य आए थे, ये याद रखना तुम, के, ए और एल। ये था लॉर्ड, ये था पेंथिक लॉरेंस। एल से लॉरेंस, यानी कि याद करने का तरीका है पेंथिक लॉरेंस। और दूसरा था अलेक्जेंडर। दूसरा कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ये उस टाइम पर वहां की नेवी का हेड था। नेवी का मंत्री, मिनिस्टर। और तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीन आए थे कैबिनेट मिशन के थ्रू। कैबिनेट मिशन के थ्रू आए थे, ये तीन थे। अच्छा, इसमें पेंथिक लॉरेंस थे, वो अध्यक्ष थे। पेंथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष थे। अच्छा जी, ये आया था कैबिनेट मिशन सबसे पहले, ये दिल्ली आया था। कहाँ आया था ये? दिल्ली, 1946 में। कैबिनेट मिशन को जो जानकारी देनी थी, वो दो मामले में जानकारी देनी थी। वो कौन कौन से थे? जानकारी जो कैबिनेट मिशन को देनी थी, वो दो मामलों में देनी थी। पहला तो था संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में। दूसरी जो जानकारी देनी थी, वो देनी थी अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के बारे में। एक तो संविधान सभा के बारे में का कि 389 मेंबर इसमें रहेंगे। 389 मेंबर।
और दूसरी थी अंतरिम सरकार के बारे में कि अंतरिम सरकार जो है क्या रहेगी। सबसे पहले कहा था कैबिनेट मिशन दिल्ली में, अध्यक्ष यानी कि सदस्य कौन कौन थे, के थे जो है स्टेफन क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से पेंथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। और ये उस टाइम पर नेवी के क्या थे, नेवी के मिनिस्टर थे। अच्छा जी, इसके बाद में नेवी का मिनिस्टर, नेवी का मिनिस्टर, मिनिस्टर। अच्छा, इसके थ्री हो जाएगी बात। अब इसके आगे चलेंगे, अब बात करेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत कहां कहां से भारत के संविधान को जो है बनाया गया था, स्रोत। पहला, पहला है 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। अच्छा, यहां से कौन कौन सी बात ली गई थी? यहां से ली गई थी एक तो फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र। कौन सा लिया गया था? फेडरल सिस्टम, ए। यहां से लिया गया था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, इसको बोलते हैं संघीय तंत्र। इसका मतलब होता है केंद्र को पावर, केंद्र को पावरफुल। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। तीसरा था सिविल सेवा, सिविल सेवा। और चौथा था प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था। ये लिए गए थे एक्ट ऑफ 1935, 1935 के अधिनियम से। कौन कौन सी बात ली गई थी? एक तो फेडरल सिस्टम था, संघीय तंत्र। दूसरा कौन सा था? राज्यपाल का कार्यालय। तीसरा कौन सा था? सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज। और चौथा कौन थे? प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। चार बात हो गई, ये हो गए थे नाइन, ये थे तुम्हारे 1935 के अधिनियम से। अच्छा जी, अब इसके बाद बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी को
1935 के अधिनियम पर रखा गया। अधिनियम पर रखा गया। यूपीएससी फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड, यूपीएससी फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड ऑन 1926 में, 1926 में फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये थे तुम्हारे सर रोस वारकर, सर रोस, सर रोस वारकर, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड ऑन 1926, यूपीएससी को 1935 के अधिनियम पर रखा गया था। ये बात हो गई 1935 के अधिनियम से जो है कौन कौन सी बात ली गई हैं। अब इससे आगे करेंगे बात कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से, यहां से कौन कौन सी बात संविधान में ली गई थी। तो जो पहली बात जो ली गई थी, पहली थी तुम्हारी सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र को पावरफुल। दूसरा केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का पाया जाना, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का पाया जाना। तीसरा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, आरक्षित विधेयक, ये है आर्टिकल 200। कौन सी बात है? आर्टिकल 200 में ये बात की गई है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक किया जाना। चौथा, अब ये आर्टिकल 200 क्या है ये आगे आएगा
तब इसमें जो है डिफाइन कर देंगे उसको। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के लिए न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परामर्शीय न्याय निर्णयन, न्याय निर्णयन, ये है आर्टिकल 123। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पहला, सेंटर को पावरफुल, इसका मतलब। दूसरा, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का पाया जाना। इसका मतलब ये है कि अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका ना तो संघ सूची में होता है विवरण, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। ऐसे विषयों पर कानून केंद्र सरकार खुद बनाती है। तीसरा है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक किया जाना, आरक्षित विधेयक किया जाना। इसका मतलब यह है कि मान लो राज्य की विधानसभा में से कोई कानून पास होके आया, भाई पहले वो विधानसभा में जाएगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो फिर वो विधान परिषद में जाएगा, उसके पास वो जाएगा गवर्नर के पास साइन होने के लिए। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल जो है थोड़ी जल्दबाजी में आया है, कि बिल में कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो ये राज्यपाल की विशेष शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है, यानी कि वो राष्ट्रपति को दिखा सकता है कि आप देखिए इसमें कोई गलती हो तो जो इसको फिर कैंसिल कर देंगे। ये राज्यपाल की जो है विशेष शक्ति आप मान सकते हैं। कोई बिल आया विधानसभा में, विधानसभा से पास हो गया, फिर विधान परिषद में, अगर उस राज्य में है फिर जाएगा किसके पास, गवर्नर के पास। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल जल्दबाजी में आया है तो फिर वो राष्ट्रपति को उस बिल को दिखा सकता है। अगर बिल में कुछ गड़बड़ है तो राष्ट्रपति बिल को जो है कैंसिल कर सकता है। ये कौन सा हो जाएगा, ये आर्टिकल 200 की बात की गई है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के लिए परामर्शीय न्याय निर्णय। जैसे कोई कानून है, भाई पहले वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और फिर कहाँ जाएगा वो, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से पास हो गया, फिर जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी अपनी चैलेंज करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह के लिए बाध्य नहीं होता। इसमें लिख लेना परामर्शी न्याय निर्णय ऐसे करके कोष्टक में, राष्ट्रपति सलाह के लिए बाध्य नहीं होता, बाध्य नहीं होता। बाध्य नहीं होता। यानी कि राष्ट्रपति उस बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये चैलेंज जरूर करता है। ये हो जाएंगे तुम्हारे कहां से, ये हो जाएंगे तुम्हारे कनाडा के संविधान से। इससे पहले उसमें 1935 के अधिनियम से हो गए, और ये हो जाएंगे कहां से, ये तुम्हारे कनाडा के संविधान से हो जाएंगे। अब इसके बाद में बात करेंगे यूएसए से। कहां से, यूएसए के संविधान से। तीसरा,
यूएसए के संविधान से। यहां से कौन कौन सी बात जोड़ी गई थी? यूएसए के संविधान से पहला, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 63 में। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति पर महाअभियोग। महाभियोग। आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है जो कहां से ली गई है? ये जो है कहां से ली गई है? ये ली गई है तुम्हारी कहां से? यूएसए से। अच्छा, महाभियोग होता क्या है? ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहीं से ली गई है। और प्रस्तावना की शब्दावली यहीं से ली गई है। प्रस्तावना की शब्दावली। प्रस्तावना की प्रस्तावना की शब्दावली। जो उसमें शब्द लिखे हुए हम भारत के लोग, ये वाली बात। ऐसे तो प्रस्तावना में बहुत बात है। प्रस्तावना के अलग अलग शब्द जो है अलग अलग जोड़े गए हैं। कहीं से कोई बात ली गई है, कहीं से कोई बात ली गई है। तो जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये वाली बात कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये कहां से ली गई है? ये ली गई कहां से तुम्हारी? ये ली गई है तुम्हारी यूएसए से। और इसमें ली गई है पांचवी, न्यायपालिका का पुनराविलोकन। न्यायपालिका का पुनराविलोकन। पुनराविलोकन, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 137। जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी कानून जब लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से पास हो जाता है, फिर वो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करता है, उसको चेक करके देखता है कि जो बिल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। हर बिल पर करता ही करता है। कौन ये करता है? तुम्हारा कौन ये करता है? ये तुम्हारा न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका उस पर रिव्यू जरूर करती है। अब इसके बाद बात करेंगे जो होगा यूएसए के संविधान से। अगला ब्रिटेन के संविधान से, सबसे ज्यादा भी इंपोर्टेंट है। ब्रिटेन के ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से यहां से कौन कौन सी बात ऐड की गई है? तो यहां से एक तो की गई है संसदीय शासन। संसदीय शासन यानी कि संसद से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी ब्रिटेन से लिए गई हैं। एक तो हो गया तुम्हारा पहला संसदीय शासन। संसदीय शासन। दूसरा विधि का शासन। विधि का शासन। तीसरा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। विधि का शासन होता है कि मतलब जो कानून बराबर। विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून बराबर सबके लिए। और वो होता संसदीय शासन। संसदीय शासन यानी कि जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था, संसद की व्यवस्था। व्यवस्था जैसे लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। और इसमें कौन होता है प्लस में? प्रेसिडेंट। अच्छा, दो बात हो गई। तीसरी एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा जी, संसदीय शासन हो गया, विधि का शासन हो गया और एकल नागरिकता हो गई। चौथा विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट। विभागीय प्रणाली यानी कि डिपार्टमेंट की बात। डिपार्टमेंट। और विभागीय प्रणाली का जनक कौन कहलाता है? विभागीय प्रणाली का जनक। विभागीय प्रणाली का जनक। विभागीय प्रणाली का जनक। तो जो विभागीय प्रणाली का जनक है वो है तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली भी यहीं से ली गई थी। चौथा, पांचवा संसदीय शासन हो गया, विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गई, विभागीय प्रणाली हो गई। और ये यहां से ली गया था संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय
विशेषाधिकार, विशेषाधिकार इनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? जैसे मान लो कि कोई संसद का सदस्य है, लोकसभा का या राज्यसभा का, और उस पर कोई मामला चल रहा है, जो है उस पर कोई मामला चल रहा है, वो किसी से रिलेटेड हो सकता है, उस पर कोई जो है केस चल रहा है, किस पर? संसद के किसी सदस्य पर। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के थ्रू उसको ये सिक्योरिटी दी जाती है एक तरीके से कि जब संसद की कार्यवाही चल रही हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो किसी भी सदस्य को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये होते हैं संसद के संसदीय विशेषाधिकार। ये कहां से लिए गए? ये लिए गए तुम्हारे ब्रिटेन से लिए गए हैं ये तुम्हारे। अच्छा जी, इसके बाद अगला, यह जगह है अभी नीचे, छठवा, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद यहीं से लेके आए। इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब यह है कि व्यवस्था कैसी है हमारी, दो पार्ट में, एक तो लोकसभा है और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। एक तो हो गई तुम्हारी लोकसभा और दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। ये होते हैं द्विसदनवाद, यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है। अब ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज ली गई है? एक तो हो गया संसदीय शासन, यानी संसद की व्यवस्था कैसी, लोकसभा है, राज्यसभा है और कौन है उसमें प्रेसिडेंट है। एक ली गई है विधि का शासन, यानी कि विधि का मतलब होता है कानून, कानून जो है वो सभी के, कानून का तो सभी के लिए बराबर होता है, यानी कि विधि का शासन जो लिया गया है वो किस कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप। विभागीय प्रणाली, जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सिस्टम कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विभागीय प्रणाली के जनक कौन? लॉर्ड कैनिंग है। संसदीय विशेषाधिकार हो जाएंगे, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि किसी भी सदस्य को 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता जब संसद की कार्यवाही चल रही हो। और लिया गया यहाँ से क्या? द्विसदनवाद, यानी कि बाई कैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से क्या सिस्टम लिया गया? ये होता बाई कैमरलिज्म। अच्छा, अब इसके बाद में अब बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से। पहला, एक तो लिए गए यहां से डीपीएसपी। क्या लिए गए? डीपीएसपी। पहला डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इनको
इनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये चलते हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक। 51 तक। बीपीएसपी। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यहां से लिया गया है, यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये वाली व्यवस्था। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तीसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये ली गई कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अच्छा, राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है? 245, जो बटी हुई हैं 12 कैसी प्रेसिडेंट मनोनीत, राष्ट्रपति वाली मनोनीत, और 233 इलेक्टेड। 233 इलेक्टेड किस किस में? राज्य में और यूटी में। राज्य में और यूटी में। ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहला, यहां से ली गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट। दूसरी, ज्वाइंट स्टिंग। ज्वाइंट स्टिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। इसका जिक्र आर्टिकल किस में किया गया? आर्टिकल 108 में।
क्या होती है ज्वाइंट सिटिंग? ज्वाइंट सिटिंग ऐसी होती है, कोई ऐसा बिल जिस पर राज्यसभा और लोकसभा में आपस में सहमति ना बन पा रही हो। भाई लोकसभा से तो वो पास हो गया, राज्यसभा से वो पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ करके मैटर को सुलझाएंगे, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। वो बात की गई है आर्टिकल 108 में। तीसरा, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया से। ये चलते हैं आर्टिकल 245 से लेकर के 295 तक। 245 से लेकर के 295 तक। अच्छा, ज्वाइंट स्टिंग हो गया, संवर्ती सूची हो गई, केंद्र राज्य के जो है संबंध इसमें हो गए। अच्छा, ज्वाइंट स्टिंग अभी तक कितनी बार हुई है? ज्वाइंट स्टिंग अभी तक 3 बार हुई है। ज्वाइंट स्टिंग अभी तक 3 बार हुई है। ठीक है, धन्यवाद। अब इससे आगे जो है कल करेंगे कंटिन्यू।